4 कारक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। उसमें से हम आपको बताए थे कि लंबाई, मोटाई, पदार्थ, ताप। लंबाई, मोटाई, पदार्थ और ताप, 4 कारक। उसमें से हम आपको बताए थे कि 2 कारकों को अगर हम लोग बेस मानते हैं, लंबाई और मोटाई को, मतलब लंबाई और क्षेत्रफल को, तो हम लोग निकालते हैं रो, और रो इक्वल टू निकलता है RA अपान यल। RA अपान क्या? यल। आपको इतनी चीजें कल आपको हम समझाए थे। रो को हम लोग कहते हैं चालक का विशिष्ट क्या? प्रतिरोध। बताए थे रो एक अदिश राशि है और ये पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है। पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक क्या होता है? गुण। आपको इतनी चीजें बताए थे। और ये भी बताया था कि रो का जो मात्रक होता है ओम मीटर होगा, ओम मीटर। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का क्या? संयोजन। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन। हेडिंग आप लगाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। उसमें हेडिंग लगाइए श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन में हेडिंग आप लगाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। आप हेडिंग लगाएंगे क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए भाई देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन है क्या। जैसे हमारे पास, इसको इंग्लिश में कहेंगे इन सीरीज। इन सीरीज। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेंगे, पहला प्रतिरोध, ये हो गया हमारे पास दूसरा प्रतिरोध, और ये हो गया हमारे पास तीसरा प्रतिरोध। अब जो बात हम आपको समझा रहे हैं ध्यान सुनिएगा, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा। तो पहले प्रतिरोध का प्रतिरोध है R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। आपको हम कहीं ना कहीं बताए थे कि जब भी ऐसी संरचना बने रहेगी तो उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब अगर देखें तो ये प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये हो गया A, और यहां हो गया दूसरा B। ये प्रतिरोध का पहला सिरा, और ये वाला इस वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, और इधर वाला ध्यान सुनो, ये वाला जो है इस प्रतिरोध का दूसरा है। और ध्यान सुनो, ये R2 जो है इसका पहला सिरा ये है, और इसका दूसरा सिरा इधर है ये वाला। R3 का दूसरा सिरा ये, पहला सिरा ये वाला, और दूसरा सिरा ये। बस हम आपको इतना बता रहे हैं कि इसका पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा है, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा है। तो जब भी ऐसा संयोजन हो, जब भी ऐसा संयोजन हो जिसमें प्रतिरोधों के सिरे परस्पर विपरीत सिरों से जुड़े हो, परस्पर विपरीत मतलब पहला जुड़ा हो दूसरे से और दूसरा जुड़ा हो पहले से, दूसरा जुड़ा हो पहले से, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के सिरे परस्पर विपरीत सिरों से जुड़े होते हैं, परस्पर विपरीत सिरों से जुड़े होते हैं, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन याद रहेगा आप लोगों को। अब ध्यान सुनो, ये यही पॉइंट आप समझ लो। ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये वाला दूसरे प्रतिरोध का पहला, इधर वाला दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला। तो देखो दूसरा पहले से, दूसरा पहले से विपरीत सिरों से जुड़ा है, तो ऐसे संयोजन को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। हम लोग कहते हैं क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध के सिरे परस्पर विपरीत सिरों से जुड़े होते हैं, जिसमें प्रतिरोध के सिरे परस्पर विपरीत सिरों से जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाते हैं। क्या कराएंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाते हैं। तो डिफिनेशन लिखिए इसकी, डिफिनेशन लिखो। देखो, ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध के सिरे
जिसमें प्रतिरोध के सिरे परस्पर विपरीत सिरों से जुड़े होते हैं, जिसमें प्रतिरोध के सिरे परस्पर विपरीत सिरों से जुड़े होते हैं, परस्पर विपरीत सिरों से जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाते हैं। ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध के सिरे परस्पर विपरीत सिरों से जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहलाते हैं। अब ध्यान सुनेगा, जो हम बता रहे हैं वही समझिए। देखिए याद रखिएगा, जब भी एक साथ दो तार मिल जाए ऐसे ऐसे, तो हम बता रहे हैं जहां 3 या 3 से अधिक तार जुड़े होते हैं उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि या संयोजन कहते हैं, तारों का संयोजन। तो जब भी ऐसा होगा, तो जैसे मान लो ऐसा है, तो धारा यहां से यहां जाएगी। अब देखो एक साथ दो रास्ते, एक साथ कितने रास्ते? दो। तो कुछ धारा इसमें और कुछ धारा इसमें, मतलब यह हुआ कि धारा अब इसमें दूसरी धारा और इसमें दूसरी धारा बढ़ जाएगी। धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर दो तार एक साथ नहीं मिला, मतलब ऐसा ही है, अब यहाँ पे कुछ लगा हो, यहाँ पे कुछ लगा हो, यहाँ पे कुछ और लगा हो, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें, वही धारा इसमें, वही धारा इसमें। मतलब क्या हुआ कि जब तक दो तार इकट्ठा नहीं जुड़ेगा तब तक धारा बटने वाली नहीं। और धारा का मान सब में कांस्टेंट होगा। धारा का मान सब में क्या होता है? कांस्टेंट। तो एक बात ये याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में आई का मान कांस्टेंट होता है। श्रेणी क्रम में आई का मान क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट आपको समझाए थे, नियतांक होता है, अर्थात इसका मान कभी बदलता नहीं। हम कहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो आई धारा यहां से बहना शुरू हुई, तो R1 में आई धारा ऐसे R2 में भी जाएगी आई धारा, और R3 में भी क्या जाएगी? आई धारा। I3 नहीं होगी, सर आई धारा जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा का मान बदलने वाला नहीं। धारा का मान बदलने वाला नहीं। रीजन ये है कि धारा केवल तभी बदलेगा जब दो तार इकट्ठा जुड़ जाए। दो तार क्या इकट्ठा? आप देखो सिंगल तार ही इकट्ठा है, आगे चल रहा है, ठीक है ना, इसीलिए धारा का इसमें कांस्टेंट है। अच्छा एक बात और समझो, इसका पोटेंशियल है V1। जब R1 में आई धारा तो विभवांतर होगा V1, इसका विभवांतर है V2 और इसका विभवांतर है V3। R1 के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 और R2 के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V2, R3 के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V3। लेकिन ध्यान रखना है आई का मान हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। तो लिखो श्रेणी क्रम में, उसी में लिखना है श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। हाँ, समान धारा प्रवाहित होती है। समान धारा प्रवाहित होती है। समान धारा क्या होती है बेटा? प्रवाहित होती है। आई का मान कांस्टेंट रहेगा। आई का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब ध्यान सुनो, ओम का नियम बताए थे, V बराबर होता है I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। ये उस लड़के का नियम है, क्या नाम था उसका? ओम। ओम का नियम। अब ओम का नियम अगर हम इस वाले सूत्र पे लगाएं पहले प्रतिरोध पर, तो देखो विभव है V1, प्रतिरोध है R1 और धारा क्या है? I। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो V1 बराबर I इंटू R1। V1 बराबर I इंटू R1। I1 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि धारा I है, इसलिए। अच्छा, यही फार्मूला अगर हम इसमें लगाते तो यहाँ है V2, यहाँ है R2 और क्या है? I। धारा तो इसमें भी I है, तो यही सूत्र दूसरे के लिए हो जाता V2 बराबर
आई टू नहीं, आई इंटू आर टू, आई इंटू आर टू। धारा देखो इसमें भी आई था इसलिए आई लिखे। अब आप तीसरे के लिए देखो, इसमें विभव क्या है V3, धारा क्या है I, प्रतिरोध क्या है R3। अब यहां पे हो जाएगा V3 बराबर I इंटू R3, V3 बराबर I इंटू R3, हम कहिए ये चीज हो जाएगा। अब अगर हम कहें कि इसके सिरों के बीच V1, इसके सिरों के बीच V2, उसके सिरों के बीच V3, और अगर हमें निकालना हो परिपथ का कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, कुल क्या विभवांतर, तो हमेशा याद रखिएगा कुल का मतलब योग होता है, कुल का मतलब क्या होता है योग। अब विभवांतर का मतलब है जितना विभव है सबको जोड़ो, सबको क्या करना है जोड़ लेना है। अब ऐसी कंडीशन में कुल विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो V का मान है I इंटू R, चाहे तो रख सकते हैं हम लोग। V1 का मान है I इंटू R1, अच्छा V2 का मान क्या जी I इंटू R2, ऐसे V3 का मान है I इंटू क्या R3। सब का मान रखेंगे, V का मान I इंटू R, I इंटू R, अच्छा V1 का मान I इंटू R1, I इंटू R1, V2 का मान I इंटू R2, I इंटू R2, V3 का मान I इंटू R3, I इंटू R3। आप देखो I कॉमन, कॉमन है कि नहीं, तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे हम लोग तो I इंटू R बराबर, अगर हम लोग I कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो I इधर भी है, I इधर भी है, दोनों सेम सेम हो गया कैंसिल, हो गया क्या कैंसिल। अब बचा हमारे पास R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसे हम लोग परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, परिपथ का तुल्य क्या प्रतिरोध। इसका मतलब हो गया कि जब भी श्रेणी क्रम में, जब भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होंगे, प्रतिरोध जुड़े होंगे तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध है, उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होगा बराबर। मतलब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, बात समझ में आ गया। R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। एनी डाउट? क्या आपको ये बात समझ में आई है? श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है, उनके योग के क्या होता है बराबर। R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज एक चीज नोट के लिया कि I का मान क्या होता है कांस्टेंट, लिखवाया है हमने हालांकि, लेकिन I का मान हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। अगर धारा सब में एक ही है, सब प्रतिरोधों में धारा बदल नहीं रही है तो श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। नोट कीजिए इसको, अभी आगे समझाते हैं आपको समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक, अब ध्यान से, इसको कहते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम, सीरीज कहेंगे तो श्रेणी क्रम और पैरेलल कहेंगे तो समांतर। देखो समांतर क्रम की खास बात ये होती है कि जैसे इसमें एक प्रतिरोध ही है, एक दूसरा प्रतिरोध ही है, और यहीं पर एक तीसरा प्रतिरोध ही है, ऐसे एक तीसरा प्रतिरोध। ये पहला प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोध है R2, ये तीसरा प्रतिरोध है R3। ठीक, और इसमें ध्यान से देखो तो ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये वाला दूसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा, और ये वाला तीसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा। ठीक है ना, तीसरे प्रतिरोध का भी पहला ये वाला आपका है, ये वाला दूसरे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, और ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, और ये तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा।
दूसरा सिरा। ठीक, अब बस इतना देखो, इसमें जितने प्रतिरोध हैं सबका पहला सिरा पहले से जुड़ा है, एक बिंदु मतलब पहले से, और दूसरा सिरा दूसरे से जुड़ा है भाई, इसका दूसरा इसका दूसरा इसका दूसरा, एक बिंदु से, मतलब समान सिरे जुड़े हैं, पहला पहले से जुड़ा है और दूसरा दूसरे से। तो ऐसे संयोजन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के सिरे परस्पर समान सिरों से जुड़े होते हैं, परस्पर समान सिरों से जुड़े होते हैं। पहला पहले से जुड़ा रहे और दूसरा दूसरे। अब वही देखा कि पहले विपरीत जोड़े रहे, पहला दूसरे से, दूसरा पहले। तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जब समान जुड़ा रहे तब, पहला पहले से जुड़ा रहे और दूसरा दूसरे से। याद रहे सबका? लिखो, ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के सिरे परस्पर समान सिरों से जुड़े होते हैं। ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के सिरे परस्पर समान सिरों से जुड़े होते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। ले लिया आप लोग बेटा? क्या कहलाएंगे? समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। पहला पहले से और दूसरा दूसरे से। ध्यान रखिएगा, इसमें विभव का मान कांस्टेंट होता है। किसका मान कांस्टेंट होगा? विभव। जबकि श्रेणी क्रम में करंट का था, धारा का। इसमें विभवांतर मतलब विभव भी का मान होता है कांस्टेंट। भी का मान क्या होता है? कांस्टेंट। तो देखो, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर एक ही होता है, मतलब नियत होता है। ठीक है, विभवांतर एक ही होता है, विभवांतर एक ही होता है। अब ध्यान सुनो मेरी बात। V इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। अब ये पहला सिरा है A और ये दूसरा सिरा है B। धारा I यहां से चला, हमने कहा बेटा ना जाओ, कह रही नहीं मैं तो जाऊंगी। हम कहा जाओ। अब यहां आई, लहराते हुए यहां पहुंची। अब पहुंचे बच्चे, भैया 3 रास्ते। कितने रास्ते? 3, क्योंकि देखो 3 तार इकट्ठे जुड़ा है, 3 तार। कुछ जने चला गए पहले से, R1 है तो मान लो इसमें I1। कुछ जने चला गए दूसरे से, I2, और कुछ जने चला गए तीसरे से, I3। लेकिन ध्यान रखिए, विभव कांस्टेंट है तो यहू के सिरों के बीच विभवांतर भी, यहाँ भी विभवांतर भी और यहाँ भी विभवांतर भी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बताओ, यहाँ धारा बट रही कि नहीं बट रही? अगर धारा बट गई तो समांतर क्रम, और नहीं बटी तो श्रेणी क्रम। और नहीं बटी तो कौन सा क्रम? श्रेणी। बट गई तो समांतर और नहीं बटी तो श्रेणी। अगर I नहीं बटी तो समझ लिया सीरीज हुई, श्रेणी क्रम। ठीक है, अगर I बट गई है, धारा बट रही है, तो आप देखना उसमें होगा पैरेलल, समांतर क्रम। उसमें क्या होगा? समांतर। अब ध्यान सुनो, V का मान क्या हो गया? कांस्टेंट।
अब आपको इतना तो पता ही है कि V बराबर होता है I इंटू आर। ओम्स लॉ, ओम का क्या है नियम, ओम का नियम। हम कह भी है ठीक है। अब अगर सपोज करो हमें I का मान निकालना है तो देखो R गुणे में है, इधर आएगा तो भाग, I बराबर होगा V बटे आर, V बटे आर। यही फार्मूला अगर हम पहले पे अप्लाई करी, पहले वाले पे, तो ये देखो I1 है, R1 है और विभव क्या है V। मतलब हमारा I बदले R बदले लेकिन विभव ना बदले। तो पहले प्रतिरोध की तरह सूत्र बने I1 बराबर V बटे R1। अच्छा दूसरे की तरह देखा I2 है, R2 है और V, तो दूसरे मौजेदार I2 बराबर V बटे R2। ऐसे तीसरे में है I3 है, R3 है और V, तो तीसरे में हो जाएगा जी I3 बराबर V बटे R3। I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। अगर हम कहें कि भैया कुल धारा निकाली हो, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा, हम कहें भैया कुल धारा मतलब यही I थी, कितने भागों में बटी, I1, I2 और I3, 3 भागों में बटी। तो इसका मतलब हो गया कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका मतलब इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे तो I मिलेगा, इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा I। हम कहे भैया ठीक है। अब ध्यान सुनो, I का मान V बटे R, V बटे R, I1 का मान V बटे R1, I2 का मान V बटे R2, ऐसे I3 का मान V बटे R3। I का मान है V बटे R, V बटे R। अच्छा I1 V बटे R1, I2 प्लस में V बटे R2, I3 V बटे R3। अब आप इधर देखो, इसमें भी V है, इसमें भी V है और इसमें भी क्या है V, सब में V है तो V कॉमन ले लो। V बटे R बराबर V कॉमन, तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, समझ में आया। V इधर भी है, V इधर भी है, दोनों खचा कैंसिल। अब आ गया हमारे पास 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इसको R को कहेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। इसका मतलब क्या हो गया 1/R, मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का क्या है व्युत्क्रम। समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, सभी प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब 1/R। अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों मतलब 1/R1, 1/R2, 1/R3 के योग के बराबर होता है। के योग के क्या होता है बराबर। समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, सभी प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, समझ में आया आप लोग कॉन्सेप्ट। आगे पढ़ाएंगे कल, नोट कर लीजिए इसको।